इस देश का जो जेनजी है, ये जो जनसैलाब देख रहे हैं, ये टीवी देखते ही नहीं है। आरएसएस का बयान चल रहा है टीवी पर कि इसमें विदेशी ताकतों का हाथ है। ये टेलीविज़न अखबार चला रहे हैं, वो अपना खबर चलाएं और खुद ही देखें। सोचिए, इस देश के जेनजी ने, जो युवा लोग हैं, उन्होंने टीवी अखबार देखना बंद कर दिया है। इस देश के, मुझे लगता था कि इस देश के दलित, पिछड़े, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक जो जागरूक हैं वो टीवी अखबार नहीं देख रहे हैं। लेकिन जो इस देश में 90 के दशक में पैदा हुआ है, जो बीजेपी 2014 में आई है, मतलब जो उस समय 14 साल के थे या 90 में जो पैदा हुए हैं या 2000 में जो पैदा हुए हैं, वो सब इतने जागरूक हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। जो 2000 में पैदा हुए हैं वो अभी 26 साल के हैं, जो 90 के बाद पैदा हुए हैं वो 30, 34, 35 साल के हैं। तो 26 और 36 साल के बीच के जो लोग हैं, या जो 90 के बाद 2000 में जो पैदा हुए हैं या 2014 से जो पहले पैदा हुए हैं, वो सब स्कूल कॉलेज जा रहे हैं। और ये जेनजी 1990 के बाद जो पैदा होते हैं उनको जेनजी कहते हैं, उससे पहले जो पैदा हुए हैं उनको मिलेनियम कहते हैं। तो सोचिए, इस देश में जब विपक्षी दल के नेता डर गए, सब बीजेपी में लाइन लगा रहे थे, तो मोर्चा जेनजी ने संभाल लिया है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि लाखों लोग वहां आते हैं और जाते हैं। उनकी पहली मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा एट एनी कॉस्ट। अगर सोनम वांगचुक, अभिजीत दीपके या वो तमाम कॉकरोच वाले ये कहें कि नहीं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा, तो भी वो छात्र नहीं हटने वाले हैं। उनके लिए कोई आइडियल नहीं है वहाँ बैठा हुआ है। उनके लिए सबसे ज़रूरी है मुद्दा। वो किसी को भगवान नहीं मानते हैं, वो सबसे ज़्यादा आपके काम का आकलन करते हैं। वो कह रहे हैं कि अगर सोनम वांगचुक का हम रिस्पेक्ट करते हैं, वो हमारे लिए लड़ने आए, अभिजीत दीपके का भी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से नीचे कुछ भी हुआ तो हम उनकी बात नहीं मानेंगे। इसका मतलब है कि अब तो तय है कि धर्मेंद्र प्रधान को जाना होगा। लेकिन क्या इससे बीजेपी की मुश्किलें कम हो जाएगी, ये बड़ा सवाल है। तो ऐसा नहीं है। धर्मेंद्र प्रधान से शुरुआत होगी और इनकी नज़र नरेंद्र मोदी पर है। वो साफ कहते हैं कि इस देश में हुआ क्या है 12 साल में, वो हिसाब दीजिए। आपने टीवी अखबार खरीदा, आपने सांसद खरीदा, विधायक खरीदा, ये सारे जेनजी बोल रहे हैं, कैमरे पर बोल रहे हैं। और इसीलिए टीवी अखबार के रिपोर्टर जो हैं वो उनके बीच नहीं जा रहे हैं। टीवी अखबार के रिपोर्टर वहाँ जाते हैं, वो अपना पीटीसी करते हैं, और वो जो भी बोलते हैं कि चाइनीज़ फंडिंग है, विदेशी फंडिंग है, इससे वो नाराज हैं। ज़्यादातर जेनजी जो हैं वो अपने घरों में लड़कर आ रहे हैं, अपने माँ बाप को समझा रहे हैं कि टीवी झूठ बोल रहा है, अखबार झूठ बोल रहा है। तो दो चीज़ें तय है, टीवी अखबार मतलब मोदी और मीडिया का जो समय है उसके अंत की शुरुआत हो गई है। 2014 में इसी तरह से एक बड़ा माहौल बना था और कांग्रेस की विदाई हो गई थी। और इस बार जिम्मेवारी जेनजी ने संभाला है, जिसकी आबादी इस देश में सबसे ज़्यादा है। मतलब सोचिए, उसमें से जितने लोग हैं वो ये मुट्ठी भर जो बीजेपी के समर्थक हैं, वो अब तो मैंने सुना उत्तराखंड में एबीपी भी खिलाफ में आ गया है। और जेनजी को आप बरगला नहीं सकते हैं, उनके पास कई सारे इंफॉर्मेशन के सोर्स हैं। वो इंस्टा देखते हैं, वो यूट्यूब देखते हैं, वो गूगल वेरीफाई करते हैं, और अब एआई का ज़माना है, वो एआई के जरिए भी दुनिया भर के न्यूज़पेपर्स देखते हैं। सोचिए, मेलोनी जो इटली की राष्ट्रपति हैं, उन्होंने जब अपने इंस्टा पर कुछ खबर डाला तो कमेंट भर दिया जेनजी ने कि आप नरेंद्र मोदी को क्यों नहीं समझाते हैं। आप उनको संस्कार की परिभाषा समझा सकते हैं कि ये संस्कारी नहीं है, ये कैसे कैसे शब्द लिख रहे हैं, लेकिन ये उनकी बातचीत का हिस्सा है। वो उसी भाषा में बात करते हैं। और सवाल है कि इसकी शुरुआत किसने की। 50 लाख की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, और ये जो तमाम मस्जिदों के सामने जो डीजे बजाए गए, ये जो हिंदू मुस्लिम किया गया, जेनजी 3 चीज़ों के खिलाफ हैं। मोदी जी के खिलाफ हैं, टीवी अखबार के खिलाफ हैं, और उसके बाद हिंदू मुसलमान के खिलाफ हैं। ये 3 ऐसी चीज़ें हैं जिससे उनको लगता है कि इस देश को बर्बाद किया जा रहा है। उनको आरक्षण पर कोई मतलब नहीं है। वो कह रहे हैं जो गलती हुई है उसको भरपाई है, आरक्षण मुद्दा ही नहीं है, जो लोग कोशिश कर रहे थे। तो जेनजी मेंटली प्रिपेयर है। वो कह रहे हैं कि न हम जाति में बटेंगे, न धर्म में बटेंगे, हमको नरेंद्र मोदी से अकाउंटेबिलिटी चाहिए। तो धर्मेंद्र प्रधान तो मैं लिख के दे रहा हूं कि उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। जिस तरह का मैसिव टर्नआउट है, दिल्ली ही नहीं, देश का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां प्रदर्शन नहीं है।
अब सोचिए केरल में बीजेपी पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शन करे क्योंकि वहां कांग्रेस है, और बाकी राज्यों में बीजेपी प्रदर्शन नहीं करती है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में बीजेपी विपक्ष में शानदार है। और सोचिए टीवी अखबार, मुझे तो सबसे ज्यादा पत्रकार फ्रेटर्निटी जो टीवी अखबार में नौकरी करते हैं उनके लिए सहानुभूति है, सिंपैथी है। इस देश का जेनजी, दलित, पिछड़ा, किसान, आदिवासी, अल्पसंख्यक तो पहले ही भरोसा नहीं करता था, लेकिन हम लोग जेनजी से उतना रूबरू नहीं थे। 15 साल, 18 साल, 20 साल, 30 साल के बच्चों से हम लोग नहीं मिलते थे। अब इस बार जेनजी से मुलाकात हो रही है, मैं 1.5 घंटा की बातचीत रिकॉर्ड करता हूं। एक भी जेनजी जो है वो टीवी अखबार पर भरोसा नहीं करता है। वो साफ कहता है कि ये लोग गोदी मीडिया हैं, उनको जातिवाद की समझ नहीं है, लेकिन मीडिया झूठ बोल रहा है, मीडिया अफवाह फैला रहा है, मीडिया खबरों को छुपा रहा है, ये उनको पूरी तरह से पता है। और शायद यही वजह है कि इस आंदोलन में अब तक किसान आंदोलन को बदनाम किया गया, नोटबंदी, लॉकडाउन में जिस तरह से मीडिया ने सबको मास्टर स्ट्रोक कहा, ये सब कुछ जेनजी को पता है। वो कह रहे हैं 2000 में पैदा हुए हैं, 1990 से 2000 के बीच जो पैदा हुए हैं वो सब सड़कों पर हैं। 26 साल से लेकर 18 साल के बच्चे वहां आ रहे हैं आंदोलन में। तो यकीन मानिए बीजेपी के लिए सबसे मुश्किल वक्त है, और ऐसा नहीं होता तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जेनजी स्टाइल में ये वीडियो न बनाते इंस्टा पर। मैं फिर कह रहा हूं, वो बिल्कुल जिस तरह के माइंडसेट है उनका, आप उनके माइंडसेट को नहीं तोड़ सकते हैं, न उनको आप डिगा सकते हैं, न डरा सकते हैं। हाँ, आपके पास पुलिस है, लाठी डंडे हैं, आप मार सकते हैं, उसका भी उन्होंने तोड़ निकाला है। जैसे ही पुलिस अब लाठी डंडे चलाती है वो सीधे से राष्ट्रगान शुरू कर देते हैं। दिल्ली में पैलेट गन का इस्तेमाल हुआ है। सोचिए किसी को, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने इंतजाम किया था, जिस तरह से गृह मंत्रालय, अमित शाह के मंत्रालय ने इंतजाम किया था, सोचिए पूरे दिल्ली को कश्मीर बनाने की कोशिश है। पूरे सेंट्रल दिल्ली के आसपास इंटरनेट नहीं है। समय अपने आप को दोहराता है। जो लोग जम्मू कश्मीर के नेताओं को नजरबंदी और इंटरनेट बंद पर खुश होते थे, वो दिल्ली वाले सेंट्रल दिल्ली में वो तकलीफ झेल रहे हैं। तमाम साम दाम दंड भेद जो बीजेपी सरकार करती थी, इंटरनेट काट देना, खाना न देना, इन सब के बाद वो सारे तरकीबें आजमा ली गई है। पुलिस कमिश्नर का तबादला हुआ। सोचिए बच्चों पर टीयर गैस, पैलेट गन छोड़े गए, क्या नहीं किया गया उनके साथ। और उसी के बाद मैं कह रहा हूं 2 मुद्दे बैकफायर कर गए। एक तो सोनम वांगचुक को धरने से उठाना, और दूसरा 20 जुलाई को जिस तरह से डंडे चले, सोचिए एक रेलिंग नहीं टूटी है दिल्ली में, एक फूल नहीं तोड़ा है बच्चों ने, और वो सब कुछ सोशल मीडिया पर है। सारे बच्चे मोबाइल लिए हुए थे। वो धीरे धीरे अपने गांव में लौटेंगे, घरों को लौटेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे, और दिल्ली पुलिस के लाठी चार्ज की भी तस्वीरें सामने आ रही है। तो टीवी अखबार ने लाख नैरेटिव बनाया कि ये पाकिस्तान फंडिंग है, चीन के फंडिंग है, विदेश के फंडिंग है। उन्होंने लाख नैरेटिव बनाया कि इन लोगों ने पुलिस वाले पर हिंसा की है। उन्होंने लाखों नैरेटिव बनाए, आरएसएस, बीजेपी के तमाम नेता। लेकिन सोचिए बीजेपी के नेताओं के घर के बच्चे भी उनके खिलाफ हो गए हैं। वहां 90% ऐसे बच्चे आ रहे हैं जो कैमरे पर कह रहे हैं, ढक रहे हैं मुंह, और कह रहे हैं कि मेरे माँ बाप बीजेपी के समर्थक थे, है, अब हम उनको समझा रहे हैं कि हमारा फ्यूचर का सवाल है। अब बताइए कोई अपने बच्चे से लड़ सकता है क्या? लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल, ये जेनजी जो है, ये जो 90 और 2000 के बीच जो जन्म लिए हैं, या 2014 के बाद, ये सब स्कूल कॉलेज जा रहे हैं, अब तक ये पढ़ रहे हैं, और उन्होंने अपने हाथ में जिम्मेदारी ले ली है। उन्हें पता है कि कैसे सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम का जहर घोला गया, और वो नारों में दिखता है। उनको दुनिया के बारे में पता है। तो बीजेपी के लिए और आरएसएस के लिए सबसे मुश्किल वक्त है। हाँ, ये जरूर है कि अब वो स्कूल, उन्होंने 1 लाख स्कूल बंद कर दिया है, तो 2014 के बाद जो बच्चे पैदा हुए हैं वो हो सकता है स्कूल कॉलेज न जाएं। लेकिन अब लगभग लोग, गार्जियन जो है, पढ़ाई लिखाई का महत्व समझ गए हैं, और यही बीजेपी के राह में रो रहा है। और जेनजी ने मुद्दा भी क्या मुद्दा चुना है? वो मुद्दा है पहला एजुकेशन का। ये सबसे बड़ा मुद्दा है। तो एक बात तो मान लीजिए कि बीजेपी को धर्मेंद्र प्रधान का तो इस्तीफा लेना ही पड़ेगा, चाहे रो के दें या गा के दें। रही बात जेनजी की, तो आप उन्हें डरा नहीं सकते हैं।
वो कॉन्स्टिट्यूशनल हैं, संविधान को मानते हैं, वो राष्ट्रगान और तिरंगे का सम्मान करते हैं, और उनके पास अपना मीडिया है, अपना कम्युनिकेशन है, उनके पास रील टेक्नोलॉजी है। वो गम को भी खुशी में तब्दील करके बता रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, वो तमाम गानाओं पर रील्स बना रहे हैं, वो पुलिस वाले से सवाल जवाब कर रहे हैं। गजब का जनरेशन है ये, बहुत मजबूत है, बहुत इन्फोटेक है, टेक्नोटेक है, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है उसके पास। आप उसको बरगला नहीं सकते हैं, आप उनको धर्म के नाम पर बांट नहीं सकते हैं, जाति के नाम पर तोड़ नहीं सकते हैं, आप उनको हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिकता के नाम पर बरगला नहीं सकते हैं। अद्भुत है ये जेन जी। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैंने कम से कम हजारों बच्चों से बात की है, वो सब के सब इंफॉर्मेशन है, सब के सब के पास जानकारी है, और इसीलिए बीजेपी और आरएसएस की मुश्किल जो है वो बढ़ने जा रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते, सोचिए, पैलेट गन चले हैं, राहुल गांधी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या नहीं हुआ है उनके साथ, और उसी के बाद वो अपने घरों से निकले हैं। देश, कोई महाराष्ट्र से आ रहा है, कोई तेलंगाना से आ रहा है, कोई तमिलनाडु से आ रहा है, कोई केरल से आ रहा है, कोई असम का है, नॉर्थ ईस्ट का है, यूपी बिहार तो भरा हुआ है, झारखंड भरा हुआ है, लोग ट्रेनों से आ रहे हैं, फ्लाइट से टिकट लेके आ रहे हैं। मैं कह रहा हूं अब सोनम वांगचुक भी कह दे कि आप इस्तीफा मत लो, मत देना, तो भी बच्चे नहीं मानेंगे। धर्मेंद्र प्रधान का जाना तय है। और सोचिए जिस तरह से एजुकेशन को मटियामेट किया गया है, कॉलेज यूनिवर्सिटी, सोचिए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एडवाइजरी जारी कर दी कि आप धरना में नहीं जा सकते हैं। ये डेमोक्रेटिक है। यूपी में एक प्रोफेसर धरना में शामिल हुए, उनकी नौकरी चली गई, जबकि प्रोफेसर चुनाव लड़ सकते हैं, धरना में नहीं शामिल हो सकते हैं। क्या लॉजिक है ये? मैं फिर कह रहा हूं कि इन एनजीओ ने वो कर दिखाया है जिसके लिए देश को शुक्रगुजार होना चाहिए। ये संविधान के मानने वाले लोग हैं, सरकार से आंख में आंख डालकर सवाल पूछ रहे हैं, उन्हें पता है कि सरकार कैसे ठीक होगी। वो कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्वक तरीके से आते रहेंगे, रील बनाएंगे, गाना गाएंगे। सोशल मीडिया को पाट दिया है उन्होंने, और उनकी बड़ी आबादी है, वो सोशल मीडिया पर है, वो इंस्टा पर है, वो फेसबुक पर है, वो यूट्यूब पर है, वो लिंक्डइन पर है, वो एक्स पर है, लेकिन सबसे मारक हथियार उनके पास इंस्टा का है। अब सरकार उसको बंद भी कर दे तो भी मुश्किल बढ़ेगी। मैं फिर कह रहा हूं कि इन एनजीओ ने जो ताकत दिखाई है वो अद्भुत है, और उनकी राजनीतिक सामाजिक समझ पर बिल्कुल शक मत कीजिए। उनको आर्थिक समझ है, राजनीतिक समझ है, सामाजिक समझ है, और सबसे ज़्यादा जो इस जेनजी के निशाने पर है वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये हिंदू मुस्लिम वाली करने वाली सरकार, और इस देश में हिंदू मुस्लिम के को लोगों के घर घर तक पहुंचाने वाली गोदी मीडिया जिसको कहते हैं। तो मुझे लगता है कि भारत में लोकतंत्र, संविधान की जड़ें गहरी है, और ये जो जेनजी है इन्होंने साबित कर दिया है कि इनको जाति, धर्म और राज्य के नाम पर तो आप नहीं बांट सकते हैं, भाषा के नाम पर तो नहीं बांट सकते हैं। ये ट्रू पैट्रियोट हैं, ये ट्रू राष्ट्रवादी हैं, ट्रू भारतीय हैं, जो अपने देश को आगे ले जाना चाहते हैं, चीन और अमेरिका से आगे। आप इनको शब्दों के झांसे में नहीं ला सकते हैं, शब्दों से नहीं ठग सकते हैं। वो कहते हैं कि 12 साल से भाषण ही तो सुन रहे हैं। अद्भुत है, मिरेकल है, गजब है। हम लोगों ने कभी नहीं सोचा था कि ये सब होगा। ये समझना है अब टीवी और अखबार को, सरकार को, क्योंकि उन्होंने जेनजी का भरोसा खो दिया है, और ये सब 18 साल के वोटर भी हैं। आप लोग अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।